मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सुंदर सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत है डॉक्टर सीमा के साथ। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो आज का मैंने टॉपिक जो रखा है दैट इज़ कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग कई महीनों से देख रहे हैं कि जब भी हमारा कोई अपना या हमारे जानने वाले, तो रोज़ सुनने में मिलता है ना आपको कि फलाने व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो उसके लिए प्लाज्मा अरेंज करना है ना। तो अब ये क्या होता है, प्लाज्मा अरेंज करना क्या होता है, किसको कहते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा, क्यों ये प्लाज्मा चाहिए होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन लोग ये प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं, और किस वक्त पे ये प्लाज्मा यानी कि रिसिपिएंट जो है उसको कौन सा बेस्ट टाइम है कि जब ये प्लाज्मा हम उसको दे सकते हैं, है ना। तो इन सारी बातों के बारे में आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहला सवाल हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा किसको कहते हैं। देखिए, एक जो व्यक्ति अपनी शरीर की इम्यूनिटी से, अपने जज्बे से इस कोरोना जैसे वायरस से लड़ के अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको हरा चुका होता है, जिसको कि हम कहते हैं कोरोना वॉरियर जो है, somebody who has recovered from this virus after having produced so many antibodies in their body, those उन लोगों का जब हम प्लाज्मा लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज कन्वलेसेंट प्लाज्मा। अब होता क्या है कि जैसे XYZ किसी को भी कोरोना हुआ, यानी कि कोविड वायरस हुआ, कोविड-19 से वो बीमार हुए, तो कुछ समय के बाद उनकी बॉडी, देखिए बॉडी में, हमारे शरीर में हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है। अब क्या करती है बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ समय के बाद जैसे ही वायरस इज लाइक एन एंटीजन, इट इज़ लाइक ए फॉरेन बॉडी विच एंटर्स आवर बॉडी। जब एक फॉरेन बॉडी हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है तो हमारा शरीर उससे लड़ाई करता है, ठीक है। जब हमारा शरीर उससे लड़ाई करता है तो उस दौरान कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिनको कि हम कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं विच आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। इन प्रोटीन्स का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जब एक एंटीजन आपके शरीर में घुसा तो आपके शरीर ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना दी, ठीक है। अब एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में मतलब वो इम्यून सिस्टम से लड़ाई हुई और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई। अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ रखी हैं, ये एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के प्लाज्मा में रखी हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि प्लाज्मा क्या होता है, मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखिए, दो तरीके की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। पहली बात, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन्स होते हैं तो जो व्यक्ति डोनर बनना चाहता है, यानी कि जिसका प्लाज्मा हम लेना चाहते हैं, हमारी एक प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ठीक है। अगर उसके ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम है तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते। पहली बात यहाँ समझ में आई। चलिए, अब ये होते हैं प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स का क्या नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दो तरीके के ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, IgM एंड IgG। IgM एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ये बताती हैं कि आपकी बॉडी एक एक्यूट फेज़ में है, यानी कि अभी आपकी बॉडी बीमारी से ठीक नहीं हुई, बीमारी की एक्यूट फेज़ अभी चल रही है, स्टिल योर बॉडी इज़ इन द फाइटिंग मोड विद द आउटसाइड फॉरेन बॉडी, ठीक है। अभी आपका शरीर लड़ रहा है उस वायरस से, तो उसको कहते हैं एक्यूट फेज़। तो एक्यूट फेज़ में कौन सी एंटीबॉडीज़ बनी दोस्तों, एक्यूट फेज़ में IgM एंटीबॉडीज़ बनी। ये जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं, दीज आर नॉट द एंटीबॉडीज़ विच आर गिवन टू द पेशेंट। सो दूसरी बॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो है IgG एंटीबॉडी।
IgG एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी है जिसको कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या प्लाज्मा थेरेपी से वो हम डोनर से लेके रिसिपिएंट को दे देते हैं। तो जब एक व्यक्ति कोविड वायरस की बीमारी को जीत जाता है, somebody who is a warrior of this virus, somebody who has beaten this virus will develop these kind of antibodies in their blood plasma। ठीक है, अब उनके शरीर में ये एंटीबॉडीज पड़ी हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अगर दोबारा वो वायरस आपकी बॉडी में घुसता है तो ये एंटीबॉडीज उसको पहचान लेती हैं, अरे ये तो फिर आ गया, ये तो खतरनाक चीज़ है, तो दे स्टार्ट फाइटिंग विद दैट वायरस। तो ऑलरेडी हमारे शरीर में हमने, जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई चोर ना घुसे तो सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखा है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। ये सिक्योरिटी गार्ड पहले ही भांप लेती है कि ये तो गलत चीज़ आ रही है, इसको नहीं शरीर में आने देना, तो इट विल स्टार्ट फाइटिंग विद दैट। तो ठीक है, अब जो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार होके ठीक हो गया है और ठीक होने के मिनिमल आफ्टर 14 डेज, 14 दिन कम से कम के बाद ये एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में एक अच्छी अमाउंट में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, एक अच्छी अमाउंट तो ऑब्वियसली चाहिए ना, अगर 2-4 ही रही तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे तो आपको भी नुकसान हुआ और देने वाले को क्या दोगे आप, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आपके अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ होनी तो चाहिए। तो दूसरा प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर अ डोनर इज़ कि आप एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं प्लाज्मा डोनर बनना चाहता हूँ, तो उसकी हम एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। इनको कहते हैं कोविड IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, यानी कि IgM नहीं है। IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि जो कोविड वायरस आएगा ये उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। तो ये कौन सी हुई है एंटीबॉडीज़, COVID IgG neutralizing antibodies. So what you need to check for a plasma donor कि उनके शरीर में COVID IgG neutralizing antibodies कितनी है। तो मिनिमल 15 to 18 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तभी हम उस व्यक्ति को डोनर बना सकते हैं। और एज वी ऑल्सो कॉल इट कि 1:640 का रेशो होना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति से प्लाज्मा डोनेट करवा सकते हैं और रिसिपिएंट व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्री रिक्विजिट क्या हुई कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और ब्लड में एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए। तो ये 2 बातें हो गई। अब क्या हुआ कि आपको मैंने बताया कि IgG एंटीबॉडीज़ हैं जो आप देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्लड। आपके खून में 55% से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज़ लाइक लिक्विड, है ना, ये एक येलोइश लिक्विड है जो आपके ब्लड सेल्स जिसके अंदर रहते हैं, प्लाज्मा है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी में है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ही हैं जो आपके खून को लाल रंग देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रोसीजर को कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। इस प्रोसीजर के तहत क्या होता है कि आपका जब खून लिया जाता है उसमें ये सेल्स अलग कर दिए जाते हैं और प्लाज्मा अलग हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स अलग हो गए और पीले रंग का प्लाज्मा आपका अलग हो गया। ये जो पीले रंग का प्लाज्मा है ये अपने अंदर एंटीबॉडीज़ रखता है। तो हमको पूरा ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है डोनर की। देयर इज़ नो नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देयर इज़ ओनली नीड फॉर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। तो व्यक्ति का हम सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं। जो भी व्यक्ति जाता है, आई मीन एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड टू बिकम अ डोनर, तो उनके लिए उनका सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका RT-PCR कब पॉजिटिव आया था और आज उनका कौन सा दिन है जिस दिन वो डोनेट करना चाहते हैं। तो कम से कम द पर्सन शुड हैव रिकवर्ड, आई मीन उनकी रिकवर होने के कम से कम 14 से 28 दिन के बाद ही हम उनका प्लाज्मा लेते हैं, क्योंकि वही वो टाइम है जिस टाइम पर मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में बन चुकी होंगी। तो ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम 14 से 28 दिन के वक्त लेते हैं।
दूसरी बात क्या होती है, हमने उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव देखना है और कम से कम 2 रिपोर्ट्स उनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव की हम चेक करते हैं, मेकिंग इट वेरी श्योर दैट दे डोंट हैव द वायरस एनी मोर इन देयर बॉडी। तो ठीक है दोस्तों, हमने एंटीबॉडी का लेवल भी चेक किया, हमने उनकी आरटीपीसीआर भी चेक करी कि वो नेगेटिव आ चुकी है या नहीं आई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्राइटेरिया हैं कि एक व्यक्ति डोनर बन सकता है। हमने ये चेक करना है दैट पर्सन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस से मेरा मतलब है, क्या वो हाइपरटेंसिव हैं, क्या वो डायबिटिक हैं, क्या उनको थायराइड डिसऑर्डर है। तो अगर उनको थायराइड डिसऑर्डर है तो वो प्लाज्मा हम नहीं ले सकते। अगर वो हाइपरटेंसिव हैं और उनके ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन है विद देयर मेडिसिन, देन दैट पर्सन इज़ अ गुड डोनर, यानी कि हम उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। अगर वो व्यक्ति डायबिटिक है और वो व्यक्ति इंसुलिन पर है और उनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, तो हम उनका प्लाज्मा नहीं लेंगे। एक डायबिटिक व्यक्ति जो इंसुलिन पर ना होकर ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स पर है, हम उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। अनदर क्राइटेरिया फॉर अ डोनर इज़ कि देखिए, एक डोनर की एज होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से मैक्सिमम टिल 55 ईयर्स इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन अ पर्सन कैन डोनेट प्लाज्मा। फिर उनका हम हम और कुछ डिजीज़ेस के लिए भी उनका टेस्ट करते हैं, यानी कि जब हम ब्लड डोनेट भी करवाते हैं या जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन भी करते हैं तो उस टाइम पर भी हम उनका HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का टेस्ट करते हैं। तो प्लाज्मा डोनेशन से पहले भी ये टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो अननेसेसरी आप अगर किसी के अंदर ही बीमारी है, चाहे वो हेपेटाइटिस B है, C है या HIV है, तो यू आर गोइंग टू गिव दैट बीमारी, यू आर गोइंग टू गिव दैट एलिमेंट टू द रिसिपिएंट एज वेल. So these kinds of investigations are very important to be done before considering a donor. Another important point is आप डोनर उसी व्यक्ति को लेंगे जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 12 और 12.5 से ज़्यादा है. अगर 12.5 से कम उनका हीमोग्लोबिन लेवल है तो हम उनका प्लाज्मा नहीं लेंगे. दैट काइंड ऑफ ए डोनर इज अगेन रिजेक्टेड. ठीक है, उनका वजन कम से कम 50 किलो होना बहुत ज़रूरी है. फीमेल्स में एनी विमेन who have had a pregnancy is not a candidate for plasma donation. So इन चीज़ों को देखते हुए ही हम प्लाज्मा डोनर का चयन करते हैं. तो देखा जाए तो एक यंग मेल जो है, a young healthy male is the best person who can be considered as a plasma donor. ठीक है दोस्तों, तो ये हुई प्लाज्मा डोनर की बातें. अब रिसिपिएंट कौन हो सकता है, यानी कि किस व्यक्ति को आप प्लाज्मा थेरेपी देना चाहते हैं. हर व्यक्ति को तो आप प्लाज्मा थेरेपी नहीं दे सकते. ऐसा तो है नहीं कि घर में किसी को भी कोविड हुआ तो बोलो अच्छा इसको प्लाज्मा दे दो, ऐसे तो नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव अ क्राइटेरिया फॉर अ रिसिपिएंट एज वेल. क्यों? देखिए, जिस व्यक्ति को मॉडरेट से सिवियर कोविड डिजीज़ है, जिस व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जा रही है, जिसका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर है, यानी कि सारे रेड फ्लैग साइन हैं. जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन में है, जिसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ चुका है, वो व्यक्ति रेसिपिएंट बनने के basically those are the candidates who are considered as the recipients for plasma therapy. तो बात समझ में आई दोस्तों कि किन लोगों को प्लाज्मा देना है और कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं. तो डोनर और रिसिपिएंट दोनों की बात मैंने आपको बताई. अब प्लाज्मा दिया कैसे जाता है. देखिए, जो भी कोई व्यक्ति प्लाज्मा देना चाहता है, they will contact the government ने ये देख लिया है कि any blood bank they are trying to take the plasma, तो they will contact that place
दे विल गो टू दैट प्लेस, दे विल बी गिवन काउंसलिंग, पहले उनको काउंसिल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये चीज़ होती है। दे विल बी गिवन अ फॉर्म ऑल्सो, वो उस फॉर्म को फिल करेंगे, वो अपनी सारी बीमारी जो भी मैंने आपको बातें बताई, क्राइटेरियाज, वो सारे देखे जाएंगे। उनका दोबारा से कोविड IgG एंटीबॉडी देखा जाएगा कि उनके शरीर में कितने एंटीबॉडीज हैं। तब देन दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू गिव प्लाज्मा। प्लाज्मा देने में हार्डली 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है। जिस तरीके से ब्लड डोनेशन होती है उसी तरीके से प्लाज्मा डोनेशन भी होती है, वही प्रोसीजर है कि प्लाज्मा दिया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे व्यक्ति का खून जाता है, देयर इज़ अ मशीन विच इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। इस प्रोसेस को, इसको कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड सेल्स वापस से रिसिपिएंट के अंदर दे दिए जाते हैं। तो व्यक्ति का सिर्फ है प्लाज्मा निकलता है, लेकिन उसके ब्लड सेल्स नहीं निकलते। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वीकनेस नहीं आएगी। जो प्लाज्मा आपका निकला है वो 24 से 48 घंटे में वापस बन जाएगा। 400 से 500 ml तक का प्लाज्मा निकाला जाता है एक बार में, और ये 24 से 48 घंटे में बन जाएगा। इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है, और एक बार का निकाला हुआ प्लाज्मा आपका 2 व्यक्तियों की जान बचा सकता है, यानी कि 2 फैमिलीज़ को बचा सकता है। सो एक तो ये चीज़ है, इट कैन हेल्प यू आउट इन दैट वे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कितना फ्रीक्वेंट प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। देखिए, आप 15 दिन में एक बार प्लाज्मा दे सकते हैं, यानी कि महीने में आप 2 बार प्लाज्मा दे सकते हैं। आपको कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, आपके कहीं से कोई एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में कम नहीं होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो मिथ है कि अगर मैं प्लाज्मा दे दूंगा या मैं प्लाज्मा दे दूंगी तो मेरी बॉडी से एंटीबॉडी कम हो जाएंगे एंड आई विल बिकम प्रोन टू गेट द इन्फेक्शन वंस अगेन, सो इट इज़ अ रॉन्ग मिथ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लाज्मा देंगे, लेने वाले आपका पूरी जांच करके आपका प्लाज्मा लेंगे। अगर आपके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ हैं देन ओनली यू विल बिकम अ डोनर, तभी आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। और आप महीने में 2 बार प्लाज्मा दे सकते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बेस्ट तो ये 1-1.5 महीने तक रहती हैं, लेकिन ये 3 महीने तक यानी कि 120 दिन तक ठीक होने के, आपकी पहली बार इन्फेक्शन होने के टिल 120 डेज़, यानी कि you can 120 days you can still give your plasma, you can be a donor of plasma। तो कहने का मतलब है कि प्लाज्मा दान सबसे बड़ा दान है। आज की तारीख में अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं बताऊं आपको, ये एक ऐसी महामारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। आप सोचें कि ये तो मेरे घर का व्यक्ति नहीं है या इसकी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, इस सोच को दोस्तों हटा दीजिए। जो भी व्यक्ति सामने आता है, जिसकी भी मदद आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। दिस इज़ द टेस्टिंग टाइम। हम सबको एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी है। प्लाज्मा डोनेशन से कोई परेशानी नहीं हो सकती। मुझे मालूम है कि इस टाइम पे इतने लोगों को कोविड, सेकेंड वेव में इतने लोगों को कोविड हुआ है, और इतने लोग इस कोविड के बाद they are eligible candidates to donate their plasma, so it's my humble request, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप देना चाहें तो आगे बढ़िए। मैन, दिस ह्यूमन काइंड, इस हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़िए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए और लोगों की जान बचाइए। तो इससे ज़्यादा मेरे पास आज कुछ और कहने का नहीं है। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, enjoy yourself, try considering my thing that plasma donation is the best thing which we all can do at this point of time, and if at all you can be a donor, you are a lucky person who can serve the society, serve the nation, help the lives of people. Thank you friends, thanks a lot.